हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने फिजिक्स का यानी बात करें भौतिक विज्ञान के एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारा ग्रेविटेशन। राइट, ग्रेविटेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण क्या है? आपने चार फंडामेंटल फोर्सेस यानी मौलिक बलों के बारे में पढ़ा था शुरुआती क्लासेस में। तो चार मौलिक बलों में हमने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा, स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा, हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे चार मौलिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो नेचर में हमें पाए जाते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण क्या है, किस चीज के ऊपर यह कार्य करता है, और क्या इसके पीछे की कहानी है, कौन से इसमें सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, उन सबको लेकर चर्चा करेंगे। तो आपने एक बड़ी फेमस कहानी सुनी होगी सर इसैक न्यूटन की, यानी हम इनको न्यूटन भी बोलते हैं, इनका पूरा नाम है इसैक न्यूटन की। तो क्या कहानी थी ये? तो एक सेब का पेड़ था, है ना, यही तो कहा जाता है, एक सेब का पेड़ था, इसके नीचे न्यूटन साहब बैठे थे, और इन्होंने देखा कि जो एक एप्पल है वह टूट के नीचे गिर गया। तो इन्होंने सोचा कि यह एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। खैर, ऐसा बोलते हैं कि वहां से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। देखिए, ये घटना तो प्रकृति में हमेशा होती हुई आई है, और अब तक हो रही है, आगे भी होती रहेगी, कि कुछ भी चीज जो होगी पृथ्वी पर नीचे की तरफ खींची चली जाएगी। न्यूटन ने इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान से सोचा और पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब उन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी और इसके बारे में इन्हें पता चला, तो इन्हें निकल के एक चीज सामने आई, वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारी पृथ्वी द्वारा दूसरे वस्तुओं पर लगाया जा रहा है, तो अब समझने वाली बात यह है, क्या यह गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ पृथ्वी पे देखने के लिए मिलेगा? यह गुरुत्वाकर्षण बल हर एक उस वस्तु में होता है जिसके पास मास होता है, यानी जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ये इसका नेचर है, और ये मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं उन सब के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इंट्रोडक्शन और परिचय करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। इन 5th century AD, फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। अब 5th सेंचुरी में भी इसके बारे में थोड़ी सी बात हुई थी। वो क्या हुई थी? 5वीं सदी AD, आफ्टर AD का मतलब होता है एमिनो ड्योमेन, यानी इसका मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट की जब बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी जीसस क्राइस्ट की जन्म से पहले, और उस AD मतलब उनकी मृत्यु के बाद। तो जब हमने उसको क्या है नेमिंग करना शुरू कर दिया उस हिसाब से। 5वीं सदी AD में प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपको पता होगा, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, पाई की वैल्यू के बारे में ज्ञात किया। आर्यभट्ट स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज सच एज मून, द अर्थ, द प्लैनेट एक्सेट्रा, एंड रोट हिज कैलकुलेशन इन हिज बुक आर्यभट्टिया। आर्यभट्ट ने चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह आदि जैसे आकाशीय शरीरों की गति के बारे में अध्ययन किया और अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में निष्कर्ष लिखे। इंट्रोडक्शन, ही एस्टैब्लिश दैट अर्थ रिवॉल्व्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। उन्हें स्थापित किया कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है, आपको पता होगा ये हमारी पृथ्वी है, और यह अपने अक्ष यानी एक्सेस ऑफ रोटेशन उसके चारों ओर घूमती रहती है, जिससे दिन रात जो है दिन रात का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जब ये मान लीजिए सूरज है, तो अगर इधर की तरफ जो हिस्सा रहेगा पृथ्वी का उसके पास दिन होगा, फिर ये घूमते हुए इस साइड चला गया, तो अब दूसरे वाले हिस्से पे क्या हो गया? दिन हो गया, और इस वाले हिस्से पे क्या हो गई? रात हो गई। ठीक है, तो दिन रात किस वजह से होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से। He also gave description of motion of other celestial bodies as seen from the earth. उन्होंने पृथ्वी से देखने जाने वाले अन्य आकाशीय शरीरों की गति का वर्णन भी दिया। तो यानी जो वो पृथ्वी से देख सकते थे सेलेस्टियल बॉडी,
उनका वर्णन भी उन्होंने करा, उनकी दिशा, उनके मोशन, इन सब के बारे में भी उन्होंने हमें जानकारी प्राप्त की, यानी हमें जानकारी दी। Galileo was the first to recognize the fact that all bodies, irrespective of their masses, fall towards Earth with constant acceleration. अब गैलीलियो ने पहली बार में, यानी जो गैलीलियो थे 1564 से 1642 के बीच में ये रहे, तो जो गैलीलियो थे ये भी एक महान भौतिज्ञ, यानी हम बात करें फिजिस्ट और मैथमेटिशियन थे। गैलीलियो ने पहले थे जिन्होंने यह तथ्य मान्य किया कि सभी शरीर उनके द्रव्यमान के बावजूद स्थिर त्वरण के साथ पृथ्वी की ओर गिरते हैं, यानी जिन ऑब्जेक्ट के पास मास है वह सब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ पृथ्वी की तरफ गिरते चले जाते हैं। और आज हम उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू हिम ईच बॉडी इज एक्सेलरेटेड इक्वली टुवर्ड्स अर्थ। तो उनके अनुसार प्रत्येक शरीर को समान रूप से पृथ्वी की ओर त्वरित किया जाता है। तो इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पंख हम रखते हैं, हमने यहाँ पर एक फेदर रख दिया, ठीक है, ये मान लीजिए एक फेदर है, एक फेदर है, वाइट कलर के जो फेदर आपने देखा होगा चिड़िया से छूट जाते हैं, और यहाँ पर हमने एक आयरन बॉल रख दी और बोला गया कि सबसे पहले इनको एक साथ छोड़ा गया और देखा गया कि सबसे पहले पृथ्वी पे कौन गिरता है। अब आप सब बोलेंगे कि जो भारी है वो गिरेगा, यानी जो है आयरन बॉल गिरेगी, लेकिन ये दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं क्योंकि हमारा जो है पृथ्वी है उसको चारों तरफ से वायु ने घेरा हुआ है, एयर ने घेरा हुआ है, यानी जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण वो कहते हैं हम उसे एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल। अब इस एटमॉस्फेयर की वजह से, एयर की वजह से फ्रिक्शन लगता है, तो एयर फ्रिक्शन होने की वजह से ये धीरे आपको गिरता हुआ दिखाई देगा और ये तेज गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इसको आप वैक्यूम में करें, यानी सारी एयर निकाल दी जाए और तब इनको आप छोड़ें, तो आप YouTube पे भी जाके ये वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये सारी की ये दोनों एक समान एक समय पे ग्राउंड को हिट करेंगी, यानी नीचे ग्राउंड पे आके गिरेंगी, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में ही चलिए। तो उसने बोला कि उनकी बॉडी, वो जो है कोई भी बॉडी जो होती है वो एक समान त्वरण के रूप से जो है समान रूप से पृथ्वी को त्वरित किया जाता है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, अब बात करते हैं जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्टेन्ड बाय गैलीलियो इज क्लोज टू मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑब्टेन्ड लेटर। तो जो गैलीलियो द्वारा प्राप्त गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान बाद में प्राप्त अधिक सटीक मान के करीब। जैसे आपको पता होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड है ये हमारी क्या, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी है, स्मॉल जी, यानी पृथ्वी के द्वारा इस इतना एक्सेलरेशन यानी इतना त्वरण लगाया जाता है किसी भी वस्तु को नीचे खींचने के लिए। तो जो गैलीलियो ने पृथ्वी द्वारा त्वरण जो या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण लगता है उसका जो मान निकाला, वो जो अभी वास्तविक मान है उसके काफी समान हद तक उसकी संख्या जो है वृद्धि। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैलीलियो, टाइको ब्रे, गैलीलियो के समय फ्रॉम डेनमार्क स्पेंट हिज एंटायर लाइफ टाइम इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स विद नेकेड आई। तो गैलीलियो के समय डेनमार्क के एक साइंटिस्ट कह सकते हैं या फिर आप रिसर्चर कह सकते हैं, टाइको ब्रे नाम के एक व्यक्ति थे। वो कब तक रहे? 1546 से 1606 तक के में ने अपना डेनमार्क में जो है, डेनमार्क के थे, अपना पूरा जीवन नंग आंखों से मतलब है कि बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी यंत्र के उन्होंने जो है प्लैनेट्स को, जो ग्रह हैं उनके अवलोकन को रिकॉर्ड करने में समय बिताया। His data were analyzed later on जेम्स कैपलर। तो उनके जो डेटा था उसकी विश्लेषण बाद में जोन्स कैपलर, तो कैपलर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आगे हम पढ़ेंगे। जॉन्स कैपलर ने उसके डेटा पे कुछ अपने लॉज दिए।
1571 से लेकर 1630 के बीच में केपलर रहे, तो द्वारा किया गया था, उनके डेटा का विश्लेषण जॉन्स केपलर द्वारा किया गया था, हु फॉर्मुलेटेड 3 लॉज नोन एज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बाद में जिन्होंने 3 कानूनों का निर्मित किया, 3 सिद्धांतों का निर्मित किया, जिन्हें केपलर के ग्रही गति के कानून कहा जाता है। नोइंग देयर लॉज आर प्लैनेटरी मोशन। अब कहा, देखिए, ग्रही गति के कानून यानी ग्रही गति के सिद्धांत का मतलब है कि यह सिद्धांत कहीं ना कहीं प्लैनेट के मोशन से रिलेट करते हैं, यानी यह आपको प्लैनेट के मोशन, उनके चलने का तरीका और उनके क्या वो सूरज के किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, क्या उनसे वो जानकारी, गुरुत्वाकर्षण को, बल को लेकर कोई जानकारी निकल कर आती है या नहीं आती है, कितना उनका, क्या उनका मोशन रहता है, क्या उनका पाथ रहता है, इन सब के बारे में केपलर ने उस डेटा को लेकर विश्लेषण किया और उसके बाद में वो सिद्धांत दिए। नोइंग 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, न्यूटन 1642। यहाँ से तो हमारी कहानी में अब न्यूटन साहब की एंट्री होती है। 1642 से 1727 तक न्यूटन साहब रहे। Proposed is universal law of gravitation which proved later on greater importance। तो इन ग्रही गति के कानून को जानने के बाद न्यूटन साहब ने अपना सार्वभौमिक, यानी ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का कानून प्रस्तावित किया, जो बाद में एक बड़े महत्व का साबित हुआ। केपलर्स फर्स्ट लॉ of orbits, planets move in elliptical orbit with the sun at a focus। तो केपलर्स का पहला लॉ क्या है? पहले लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, या केपलर का पहला नियम, पहला सिद्धांत क्या है? सभी ग्रह सूर्य को फोकस के रूप में, यानी सूर्य हो गया एक फोकस, और सभी ग्रह जो है इलेप्टिकल पाथ, इस तरीके से ये इलेप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, थोड़ा सा चपटा हुआ, फोकस के रूप में धारण करते हुए दीर्घवृत्ताकार कक्ष पथ में घूमते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल पाथ, इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट अ फोकस, राइट। चलिए, केपलर्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो केपलर का पहला जो नियम था वो किसके ऊपर बेस्ड था? इनवर्स स्क्वायर लॉ पर आधारित था, राइट, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यानी 1/r², ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अभी हम समझते हैं। देखिए, ये एलिप्टिकल पाथ है, और आपने देखा होगा जो हमारी इलिप्स होती है, एलिप्टिकल पाथ होती है, उसके फोकस होते हैं 2, एक ये फोकस हो गया, एक ये फोकस हो गया, और इसकी 2 एक्सेस होती है। जो लंबी रेखा होती है उसको हम बोल देते हैं मेजर एक्सेस। तो देखो, ये क्या है आपकी मेजर एक्सेस, और जो छोटी रेखा होती है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सेस। तो ये माइनर एक्सेस, ये मेजर एक्सेस, और ये सन हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या है, इसका रोटेशन आ रहा है। द क्लोजेस्ट पॉइंट P, तो जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट या निकटतम बिंदु है P, अब इसको क्या बोलेंगे? प्रीहालियन। तो प्रीहालियन का मतलब है वह, देखो याद कैसे करोगे, P से पास। तो प्रीहालियन का मतलब होता है P से पास, यानी पास वाले पॉइंट को हम प्रीहालियन बोलते हैं। एंड फारदेस्ट पॉइंट, और जो दूर का जो पॉइंट होता है उसको एपीहीलियन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर पॉइंट A के बारे में दिया हुआ है। तो चित्र में सबसे निकटतम बिंदु P को प्रीहालियन कहा जाता है, और सबसे दूर के बिंदु A को एफिलियन कहा जाता है। द लेंथ ऑफ PO इक्वल्स टू AO। तो इसमें क्या बोला गया, जो लेंथ है PO का और इक्वल्स टू AO, दोनों एक समान होते हैं। द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, तो इनको क्या बोला जाता है? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, केपलर्स का फर्स्ट नियम। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन्स के केपलर्स की जगह केपलर के सेकंड लॉ, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। केपलर का दूसरा नियम जो होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज, यानी क्षेत्रफल का नियम, क्या कहता है ये? द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वैप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम। तो यह बोलता है कि जो रेडियस वेक्टर है, यानी मान लो इतने समय में ये इलेप्टिकल पाथ है, ठीक है, कोई प्लैनेट T टाइम में यहाँ था और T1 टाइम में यहाँ पर आया, तो उसने ये वाला पाथ जो है, ये जो एरिया है और ये जो एरिया रहेगा सेम टाइम में, ये दोनों का जो एरिया होगा समान होगा, ठीक है।
तो क्या कहता है, सूर्य से ग्रह तक का त्रिज्यीय वेक्टर समान समय में समान क्षेत्रफल को स्वीप करता है, यानी सूर्य के चारों ओर ग्रह का क्षेत्रफल गति स्थिर है। केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो केपलर का दूसरा नियम है वो कोणीय संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये चीज आप याद रखते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा केपलर्स थर्ड लॉ। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। केपलर का तीसरा नियम क्या कहता है, एक ग्रह के समय अवधि का वर्ग दीर्घ वृत्त के अर्ध प्रमुख अक्ष के घनन के अनुपातिक होता है। यानी कहने का मतलब यह है, जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो रेडियस के यानी क्यूब के बराबर होगा, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होगा। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होगा। तो टी यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू गो वंस अराउंड द सन। तो यह ग्रह के सूर्य के चारों ओर एक बार में जाने में जो समय लगता है, और हमारे यहाँ कितना वो समय लगता है, 365 एक साल। आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो दीर्घ गति कक्ष और अर्ध प्रमुख अक्ष जो है ये आपका आर की वैल्यू दी हुई है। ऑब्वियसली those planets which are far from the sun have a large period of revolution। तो ये तो बहुत अंडरस्टैंडिंग बात है कि मान लीजिए इसका सेमी मेजर एक्सिस पास है तो इसके लिए समय कम लगेगा, इसका सेमी मेजर एक्सिस दूर है इसके लिए समय ज्यादा, इसके लिए समय ज्यादा। तो इसका जो तीसरा नियम है वो ये हमें बताता है कि जो सूरज से दूर है उनको सूरज के चारों ओर चक्कर काटने में समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। The planet Mercury, which is nearest to the sun, has time period of revolution of 88 days। जो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध की क्रांति की अवधि, यानी प्लैनेट जो है बुध, जो इसका रिवॉल्यूशन है, क्रांति नहीं है, जो इसका रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है वो कितना अवधि है, 88 डेज। वहीं हम बात करते हैं नेपच्यून की। हमारे सौर मंडल में सबसे दूर कौन होता है, नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है, जो सूरज से सबसे दूर है, उसमें उसकी रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है, 165 वर्ष। और हमारा कितना है, 365 दिन, जो हम अर्थ डेज काउंट करते हैं, 365 अर्थ डेज। ग्रेविटेशन इज द नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। अब ये ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो है एक नाम दिया गया दो शरीरों के बीच, यानी दो बॉडी के बीच, दो वस्तुओं के बीच में जो बल लग रहा है, जो आकर्षण बल लग रहा है, याद रखना ग्रेविटेशनल जो है आकर्षित बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जो दो शरीरों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, उस आकर्षण बल का जो नाम है वो हमने दिया हुआ है ग्रेविटेशन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन इन द ईयर 1665। तो यह न्यूटन द्वारा खोजा गया था सन 1665 में। When he saw the falling, हमने जो पहले कहानी सुनाई थी, जब उसने गिरते हुए जो सेब है उसको देखा था, कहाँ से, पेड़ से। तो जब उन्होंने सेब वृक्ष से नीचे गिरते हुए देखा था तो तब इन्होंने इस पर अध्ययन किया कि यह क्या चीज है, क्या इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। तब इन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया, तो वहां से हमें पता चला ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब हम थोड़ी सी और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स अमंग 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के 4 मौलिक बलों में से सबसे कमजोर बल है। तो जो भी आपके हमारे 4 मौलिक बल हैं उनमें से सबसे कमजोर जो बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। बट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स बिकॉज इट प्ले an important role in initiating the birth of stars and controlling the entire structure of the universe। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बल है क्योंकि इनसे तारों के जन्म, तारा मतलब सूरज भी एक तारा है, ठीक है। तारा जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है ना, जहाँ से ऊर्जा मिलती है, सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है। तो तारों के जन्म की शुरुआत में
ब्रह्मांड की पूरी संरचना को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभाता है और आगे भी निभाता रहेगा। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, दो शरीरों के बीच कार्य करने वाली आकर्षण बल सीधे उनके द्रव्यमान के उत्पाद के अनुपाती में होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में होता है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लो ये कोई बॉडी है, इसका जो मास है वो है m1 और इसका जो मास है वो है m2। अब ये जो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये सीधी रेखा पे लगते हैं, ठीक है, और इनके बीच में दूरी है r। और मुझसे बोला गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनके जो मास हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2, इनके उत्पादों के मास के द्रव्यमान के उत्पादक के सीधे अनुपात होगा और इनके बीच की दूरी के विपरीत अनुपात वर्गीय होगा। यानी अगर आप मास को डबल कर देंगे तो फोर्स डबल हो जाएगा, अगर आप दूरी को आधा कर देंगे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, दूरी को दुगना कर देंगे तो फोर्स 1/4 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। अब इनको मैं पास ले आता हूँ, पास ला के लिख देता हूँ, तो ये क्या लिख पाऊंगा, एफ क्या लिख पाएंगे, m1 m2 अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक, अब कोई भी आपने देखा होगा, जितने भी अभी तक आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी आपने सिद्धांत पढ़े, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कभी इक्वल का साइन नहीं होता। तो अभी हम इसमें इक्वल का साइन यूज करेंगे। तो जब हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं तो ये कांस्टेंट लेके आते हैं। यहाँ पर यह कांस्टेंट है जी, और जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम जी को? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू भी कुछ होगी, बिल्कुल होगी, आगे हम पढ़ते हैं। तो जो अभी मैंने आपको फिगर दिखाई उसी से आप रेफर कर लो। लेट देयर बी अ टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 एट द सेपरेशन ऑफ r। तो मान लो कोई दो बॉडी है जिनके द्रव्यमान दिए गए m1 m2 और जिनको r दूरी से जो है, जिनके बीच में r दूरी है। चित्र में दो निकायों के द्रव्यमान m1 और m2 और r दूरी के मान कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आकर्षण बल F की मात्रा होती है, तो F क्या दिया हुआ है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, और m1 m2 क्या? प्रोडक्ट है मासेस के, और F इस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक, तो जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा G। G यहाँ पर क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और G की वैल्यू अभी हम बता देते हैं आपको क्या होता है। तो देखो, where G is a constant of proportionality which is also known as gravitational constant। यहाँ G समानुपातित का स्थिरांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। The value of G remains same at all places and it is independent of nature। तो जो G की वैल्यू होती है, ठीक है, G का मान सभी स्थानों पर समान रहता है और यह कणों के प्राकृतिक तापमान, मध्यम आदि में स्वतंत्र है। Therefore, it is universal constant and is also known as universal gravitational constant। इसीलिए यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है और इसे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी कहा जाता है। यानी जी की वैल्यू जो पृथ्वी पर है भी वही रहेगी, चंद्रमा पर भी एक जैसी रहेगी, सूरज पर भी एक जैसी रहेगी, ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर चले जाइए, जो जी का वैल्यू यहाँ पर है वह हर जगह रहेगा। The direction of force F12 on mass 1 and towards M2। देखो, जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब होता है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और बल भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो M1 से M2 पर लग रहा है, तो ये M1 से M2 पर फोर्स लग रहा है, यानी ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है। F2N का मतलब क्या है कि फोर्स जो है दूसरा ऑब्जेक्ट डाल रहा है, ये जो है ये दूसरा ऑब्जेक्ट डाल रहा है पहले ऑब्जेक्ट पे, यानी F12 की दिशा द्रव्यमान M1 की ओर होती है और M2 की ओर,
जो द्रव्यमान m1 और m2 को जोड़ने वाली रेखा के अनुसार होती है। और f2 का m का मतलब है कि मास m2 इज टुवर्ड्स m1, m2 का m1 की तरफ लग रहा है उसी सेम लाइन पे। तो ये चीज आप याद रखते चलेंगे। अब क्या होता है कि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है लेकिन अपोजिट है। कैसे? जैसे मान लो चंद्रमा हो गया और पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गई, तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है चंद्रमा को और चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ खींचे हुए। तो इसीलिए एक ऐसे बैलेंस पॉइंट बनाया जाता है। तो देखा होगा आपने, जब हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो हम सैटेलाइट को कुछ मुख्य बिंदुओं पे छोड़ते हैं। उससे अगर हम नीचे छोड़ देंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सैटेलाइट को नीचे खींच लेगा। ज्यादा अगर ऊपर छोड़ देंगे तो सैटेलाइट फिर के आगे चली जाएगी। तो उसको उस पॉइंट पे छोड़ा जाता है जहां पर वो अपने आप को, जो अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल लग रहे हैं, सूरज की वजह से, चंद्रमा की वजह से, किसी और अन्य ग्रह की वजह से, वहां पर वह अपने आप को बैलेंस कर पाए, तो ना पृथ्वी पे गिरे ना कहीं और जाए रहे, बस अपनी जगह पर रहे। ठीक, तो इस तरीके से ये अपोजिट काम करता है। तो यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इट इज दस इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो बिल्कुल, तो इसको हम न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह मान के चलते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स इसको कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर अपना एक्शन और रिएक्शन डाला करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है जी की? तो देखो, जी की ऐसा यूनिट आप सिंपली निकालेंगे। एफ क्या होता है? जी इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी यही रुकेगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो देखो, एफ किस में नापा जाता है? न्यूटन में। आर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा? किलोग्राम किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जी का ये क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट। और जी की संख्या क्या हो जाएगी? 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G is numerically equal to the magnitude of force attraction between the two masses of each 1 kg placed one separation of 1 meter। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G संख्यात्मक रूप से दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल का परिणाम के बराबर होता है, जिनका प्रत्येक मास 1 kg होता है और वह 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसका देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या नियम या कानून का महत्व क्या होता है? न्यूटन यूज्ड दिस लॉ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो न्यूटन के इस कानून का उपयोग सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए किया। द मोशन ऑफ द सन, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो जो चंद्रमा की गति का व्याख्या करने के लिए किया। एंड द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर की गति का व्याख्या करने के रूप में भी किया। अब आता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल टू द अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑब्जेक्ट अराउंड इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। देखो, गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वाकर्षण के कारण, या जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है उसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी अपने चारों ओर के हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर। क्योंकि पूरा मास इस तरीके से है तो सारे ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर आके गिरते हैं। इसीलिए हम लोग जो है, कोई बिल्डिंग से कूदतेगा तो नीचे, आप किसी भी वस्तु को, जैसे ये देखो, नीचे आके गिर गया, कैसे? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो पृथ्वी द्वारा एक शरीर पर खींचने के साथ जो बल होता है उसे शरीर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण बल कहा जाता है। यानी उस पे जो बल लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है? ग्रेविटी के द्वारा। तो इसको बोला जाता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी, which can be taken to act vertically downwards at the center of the gravity of the body। जैसे शरीर के गुरुत्व पर केंद्र पर लंबवत नीचे कार्य करने के लिए किया जाता है। In vertical near the earth surface for a height much smaller than radius of earth, the force gravity in the body is assumed to be the same। तो पृथ्वी की सतह के निकट ऊर्ध्वाधर गति में जब ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत छोटी होती है तो शरीर के गुरुत्वाकर्षण को बिल्कुल समान माना जाता है।
तो आज की क्लास को फिर हम यही समाप्त करते हैं। आगे की जानकारी जो होगी वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के नियम और जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में और उसकी जो बातें हैं, विशेषताएँ हैं, उनके बारे में जो हमने आज अध्ययन किया, जो पढ़ा, जो समझा वो आपको समझ में आया होगा, स्पष्ट रूप से क्लियर हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हमसे आराम से डिस्कस करिए। बाकी की जो बातें होंगी वो आपसे अगली क्लास में करी जाएँगी। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे ग्रेविटेशनल चैप्टर में जिसे आपके साथ साझा करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर खूब सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हर एक चीज़ों को समझते हुए, पढ़ते हुए आगे चलिए, राइट? तो फिर आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और जो भी चीज़ें आपको बताई उनको अच्छे से आप रिवाइज़ करिएगा, याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच।